सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। जब स्वस्थ होंगे तो आप एक दिन सफल निश्चित रूप से होंगे। आइए इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम और नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। जी हाँ, 2 टॉपिक का स्टडी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक 7 क्रिस्टल सिस्टम। अच्छा, 7 क्रिस्टल सिस्टम किस आधार पर 7 टाइप में डिवाइड किया गया है? तो उसका बेस क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ। किसका एज लेंथ? यूनिट सेल का एज लेंथ। एंड एक्सियल एंगल। किसका एक्सियल एंगल? यूनिट सेल में जो फेसेज हैं उनका एंगल। उस आधार पर, ये 2 आधार जिसके आधार पर 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाया गया है। तो इस दोनों के आधार पर हम टाइप्स देखने के लिए तैयार हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो हमने टेबल बनाया है। टेबल में क्या क्या है? पहला बॉक्स में है सीरियल नंबर, दूसरे में है क्रिस्टल सिस्टम, तीसरे में है एज लेंथ, चौथे में है एक्सेल एंगल और एग्जाम्पल है। तो मेन क्या है आपका? एज लेंथ और एक्सेल एंगल। इस दोनों के आधार पर ही क्या है, ये 7 आपके क्या है? क्रिस्टल सिस्टम है। तो पहला क्या है सिस्टम? क्यूबिक। क्यूबिक का बात यानी क्यूबिक आते ही आपके दिमाग में बन गया होगा कि उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी यहाँ पर हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट की जगह पर हम सिंबल यूज करेंगे ए, बी और सी। तो ये आपस में क्या है? तीनों इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तभी तो क्यूबिक होगा। अब जब क्यूबिक है तो उसमें एंगल भी क्या होंगे? 90 डिग्री। सभी एंगल क्या होगा? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा समझते हैं ना कि बी और सी के बीच का है, और बीटा क्या है? आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अल्फा क्या है? बी सी का, और बीटा ए सी का, और गामा ए बी का। और तीनों एंगल क्या है? बराबर हैं। और कितना होंगे? कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। एग्जाम्पल में NaCl, ये तो आपको याद हो गया होगा। चलिए कि NaCl क्यूबिक का जैसा क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। दूसरा है टेट्रागोनल, जिसमें एज लेंथ क्या है? ए इक्वल टू बी बट सी नॉट इक्वल टू बी एंड सी, यानी ए बी बराबर होंगे आपस में, लेकिन सी न तो ए के न बी के बराबर होंगे। एंगल सभी आपस में बराबर। कितना? 90 डिग्री। एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट। तीसरा है आर्थोराम्बिक। एज लेंथ आपस में कोई बराबर नहीं होंगे, न तो ए, न बी, न सी, कोई बराबर नहीं होंगे, लेकिन एंगल सभी बराबर होंगे। अल्फा, बीटा, गामा बराबर कितना? 90 डिग्री। एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर और बेरियम सल्फेट। पांचवा है, सॉरी चौथा है रोम्बोहेड्रल। फिर से एक बार बराबर हो गए हैं क्या? एज लेन, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों बराबर, और एंगल भी बराबर, अल्फा, बीटा, गामा बराबर, लेकिन वो 90 अब नहीं होंगे। बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। एग्जाम्पल कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्साइट एक फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला है पांचवा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या है? ए बी बराबर होंगे सी के, सी बी के, और सी ए के बराबर नहीं होगा, यानी 2 बराबर होंगे, तीसरा डिफरेंट होगा। लेकिन एंगल क्या है? ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 बट गामा इक्वल टू 120। हेक्सागोनल में याद आ रहा होगा कि ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, तो ग्रेफाइट एग्जाम्पल भी दिया है उसमें। आपको याद रखना है कि अल्फा बीटा 90, लेकिन गामा 120 डिग्री से है, तो याद रखना है आपको। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या होगा? तीनों एज बराबर नहीं है, ना ए बी सी, तीनों आपस में बराबर नहीं है। एंगल अल्फा इक्वल टू गामा, ध्यान रखना यहाँ पर अल्फा इक्वल टू गामा है। यही में है केवल ऐसा कि अल्फा इक्वल टू गामा है, और 90 के होंगे, लेकिन बीटा ना तो 90 होगा ना तो 120 होगा, 120 भी नहीं होगा ना 90 होगा। बीटा डिफरेंट होगा किससे? अल्फा और बीटा से, अल्फा और गामा से। और एग्जाम्पल क्या है? मोनोक्लिनिक सल्फर। अगला ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में देखिए ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और एंगल तीनों आपस में बराबर नहीं है, ना तो 90 के होंगे। अच्छा, ये तो हो गया बुक का लैंग्वेज। अब थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज अपने तरीके से मैं इसको कैसे स्टडी किया हूँ। देखिए, मैंने जो सीक्वेंस लिखा है इसमें ब्लैक से जो लिखा है उसको मैं कोड के रूप में बताना चाह रहा हूँ आपको। उससे क्या होगा? आपको एग्जाम के समय या जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ट्रिक करने में बहुत आसानी होगी, तुरंत आप इसको रिमाइंड कर लेंगे। कैसे? जैसे मुझे एक ट्रिक मैं बना रहा हूँ अपने लिए, अपने मजा के तौर पर है कि मुझे यदि सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो मुझे क्या मिलेगा? यदि मुझे सॉलिड स्टेट आ गया तो मुझे एक चीज़ उपहार मिलेगा मेरे पेरेंट्स से। क्या क्या? CT और HMT वॉच। मजा की ट्रिक है, थोड़ा इसको सीरियस नहीं लीजिएगा, केवल याद रखने के लिए ट्रिक बना रहा हूँ मैं अपने लिए कि मुझे सॉलिड स्टेट आ गया तो क्या मिलेगा? मुझे CT और HMT घड़ी।
HMT घड़ी की, HMT कंपनी घड़ी होती है और सीटी बजाने के लिए। तो उससे क्या होगा, उससे देखिए कि CT और HMT सीक्वेंस याद हो गया, सीक्वेंस हो गया में तो अब क्या करना, C फॉर क्यूबिक, T फॉर, देखिए T 2 बार आया है तो पहला टेट्रागोनल वाला होगा और जो दूसरा होगा ट्राइक्लिनिक होगा। तो पहले में क्या है, C क्यूबिक, T टेट्रागोनल, O आर्थोरॉम्बिक, CT और HMT, ORHM सबका फुल फॉर्म आपको बता देना है, सीक्वेंस हो जाएगा। जब सीक्वेंस आपको याद हो गया तो आपका ये एज का सीक्वेंस भी क्या है, एक बार तीनों बराबर, एक दूसरे में एक बराबर नहीं, तीसरे में कोई बराबर नहीं, तीन एक बार हो गया, तीन एक ये कर लीजिए, फिर से वही रिपीट करिए। पहले ये सीक्वेंस लिखने के बाद एज लेंथ का सीक्वेंस, पहले तीनों बराबर, फिर एक बराबर नहीं, फिर दोनों बराबर नहीं, फिर तीन होने के बाद फिर रिपीट करिए, तीनों बराबर, दो बराबर, तीसरा नहीं, तीसरे में क्या है, फिर तीनों आपस में बराबर नहीं। अब सातवां है कि सातवां याद रखना है कि कोई बराबर नहीं, न तो ए न बी न सी न अल्फा न बीटा न गामा न 90 भी नहीं, यानी इसमें कोई बराबर नहीं। तो 6 याद रखेंगे, सातवां अपने आप जो बचेगा अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एंगल कैसे याद रखेंगे, तीन तो आपको याद हो गया होगा कि तीनों में क्या है, सभी 90 डिग्री हैं और अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री। और चौथे में भी देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर है लेकिन 90 नहीं होंगे, तो चार आपको समझ लीजिए कि तीन तो 90 90 होंगे, चौथे में भी अल्फा बीटा गामा बराबर है, क्योंकि आप एक सीक्वेंस जब एक बार लिख लेंगे तो ये सीक्वेंस आसान हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर लेकिन 90 डिग्री नहीं, याद रखना है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का आप ध्यान नाम लेते ही अपने दिमाग में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना लीजिए कि इसमें अल्फा बीटा 90 बस गामा 120। और बचा है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या करना है, अल्फा गामा थोड़ा सा स्पेशल हो गया, अल्फा गामा 90 हो जाएंगे और बीटा ना तो 90 होगा ना 120 होगा। और मैंने ट्राइक्लिनिक बता दिया ना, कोई बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं, न एज न एंगल, और वो 90 नहीं होंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा मजाकिया ट्रिक है लेकिन आपको याद रखने से मतलब है वो मजाकिया है या कुछ और। चलिए अब इसको कैसे 14 तरह से अरेंजमेंट है उसको देख लेते हैं। देखिए क्यूबिक में कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो पॉसिबल अरेंजमेंट के लिए आप यूनिट सेल के टाइप पढ़ चुके हैं कि प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर और एज सेंटर, चार सेंटर वाले में और एक सिंपल वाले में पढ़ चुके हैं, यानी टोटल मिला के टोटल यूनिट सेल के प्रकार कितने हो जाएंगे, 5। तो यूनिट सेल में आप देख रहे हैं कि क्यूबिक वाला है यदि लैटिस, तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी है, प्रिमिटिव हो सकता है, बॉडी और फेस, यानी 3 हो गए, इसमें कितने हो गए 3। और टेट्रागोनल में कितने हो जाएंगे, पी फॉर प्रिमिटिव, बी फॉर बॉडी सेंटर, कितने हो गए 2। और आर्थोरॉम्बिक में सबसे अधिक 4 हैं, एक प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। देखिए इसमें ऐसा यूनिट, ये क्रिस्टल लैटिस जिसमें चारों प्रकार के यूनिट सेल हो सकते हैं, तो इसमें कितने हो गए 4। और रोम्बोहेड्रन में केवल प्रिमिटिव 1, हेक्सागोनल केवल 1, मोनोक्लिनिक में 2 और ट्राइक्लिनिक में 1। तो टोटल जोड़ दीजिए कितने हो गए, 3 2 5 4 9 10 11 2 13 1 14। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए 14। तो 14 को हम क्या नाम दे सकते हैं, ब्रेवियस लैटिस। उन्हीं के सम्मान में एक मैथमेटिशियन जो उन्होंने इसका स्टडी किया, इसलिए उनके सम्मान में ब्रेवियस लैटिस नाम दिया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको कोड सहित ये एज लेंथ और एक्सियल एंगल भी याद हो गए होंगे। और एग्जाम्पल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, यानी एक्सपेरिमेंट करने में पता चलेगा कि कोई कंपाउंड किस कैटेगरी में आता है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन क्या किया जा सकता है, आपको कुछ कोई एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया उसको याद कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितने नंबर आते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर पढ़ लेते हैं। देखिए आपको मैं डायग्राम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताया था। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में फिर से एक बार देख लीजिए कि प्रिमिटिव यानी आपका सिंपल यूनिट सेल होगा तो कहाँ कहाँ आइटम होगा, कहाँ कहाँ आइटम होगा, सभी कॉर्नर पर। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा तो कहाँ होगा, सभी 8 कॉर्नर पर होगा। BCC होगा तो कॉर्नर के अलावा कहाँ होगा, एक एटम सेंटर में होगा। और कोने कोने पर देखिए मिलेंगे ही मिलेंगे, याद रखना है। कोने पर नहीं होंगे तो यूनिट सेल बनेगा ही नहीं, पहली बात। तो कोने पर रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा कहाँ पे मिल रहा है, यदि सेंटर में बॉडी के सेंटर मिल रहा है तो BCC, और सभी फेस के सेंटर मिल रहा है तो FCC, और 2 फेस के केवल
सेंटर मिले, 2 फेस के केवल सेंटर मिले तो इंड सेंटर। और ये स्पेशल जो मैं कहा एनसीईआरटी में नहीं है, साइड बुक में मिलता है, तो ये क्या है, एज पे पाया जाता है, दूसरे एज सेंटर। तो ये आपको समझ में आ गया कि एटम कहाँ कहाँ होते हैं और वो एक यूनिट सेल के लिए कितना कितना योगदान देते हैं, उसे हम देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्या है पहला, हाँ, पहले हम समझ लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है, कहाँ का एटम कितना अपना कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल के लिए, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक क्यूबिक यूनिट सेल देखे थे, उसमें हमने दिखाया था कि यूनिट सेल कैसे अरेंज होकर लैटिस क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। तो देखिए, मैं एक एटम यहाँ पर लिया हूँ, ये एटम इस यूनिट सेल के एक कॉर्नर पर हो, कहाँ पर है, कॉर्नर पर, और दूसरे यूनिट के साथ यदि संपर्क होता है तो कुछ इस तरह से अरेंज दिखता है, अरेंजमेंट। यदि एक यूनिट सेल यहाँ पर भी हो, एक यूनिट सेल यहाँ पर भी हो, यानी 4 यूनिट सेल हो, जैसे यहाँ पर भी यूनिट सेल हम बना लें, एक होता मेरे पास मॉडल ऐसा, तो हम यहाँ पे रखते हैं, और चौथा कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। 2 यूनिट तो आपको दिख रहा है। तो ये एटम का जो कॉर्नर पे एटम है, ये एटम इस यूनिट सेल के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना कुछ योगदान, कुछ इसके लिए भी, कुछ इसके लिए भी, कुछ इसके लिए, चारों के लिए क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। यदि हम इस एक यूनिट सेल को इसके ठीक ऊपर रख देते हैं, इसके ठीक ऊपर रख देते हैं, और यदि इसका यहाँ कल्पना करिए कि यहाँ पर होता तो इसके ऊपर रख देते हैं, यहाँ पर होता है इसके ऊपर रख देते हैं, तो ये एक कॉर्नर का एटम कितने यूनिट सेल के लिए कॉमन होता, बताइए आप। 8। कैसे, देखिए 4 नीचे हो गया, इसके बगल में एक होता, इसके बगल में एक, तो 4 नीचे हो गए और 4 इसके ठीक क्या हो गए, इसके ठीक ऊपर। तो ये कॉर्नर का एक एटम कितने यूनिट सेल के लिए अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8। यदि हम कहें कि इसको हम बांटें, या हमें एक यूनिट सेल में कितना हमारा एटम का हिस्सा आता है, पोर्शन आएगा मुझे चाहिए, तो यदि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके दे सभी यूनिट सेल को, तो कितना कितना मिलेगा। तो आप जानते हैं कि यदि 2 यूनिट सेल होता तो आधा आधा बढ़ता, 4 होते तो 1/2 का भी आधा कर देते हैं, यानी 1/4। यदि 8 है तब 1/8 कर दीजिए। पर यूनिट सेल के लिए एक कॉर्नर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8। समझ रहे हैं मेरी बात, फिर से एक बार समझ लीजिए। 4 नीचे एटम यूनिट सेल है, 4 इसके ऊपर, तो एक कॉर्नर का एटम 8 यूनिट सेल के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो एक यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1 का 1/8 कर दीजिए, 8 में बांट दीजिए, जितना आना होगा चला जाएगा। तो बस एक याद हो, पता हो गया कि एक कॉर्नर का एटम कितना कंट्रीब्यूशन कितना करता है पर यूनिट सेल के लिए, 1/8। ठीक है। अच्छा, अब फेस वाला देखिए कि फेस वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है। यदि एक यहाँ पर मैं रख दूँ ये यहाँ पर, ठीक है। अब यूनिट सेल के बीच में दीवार में मान लीजिए है, यहाँ पर ये क्या है, दोनों यूनिट सेल के बीच में, दीवार के बीच में है, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये दीवार में है, यानी फेस के। तो ये फेस में जो है, यदि इसको हम बांटना चाहें कि दोनों यूनिट सेल में कितना कितना जाएगा, तो आधा इधर आएगा, आधा इधर आएगा। तो एक यूनिट सेल का कितना बटा है दोनों यूनिट सेल में, आधा आधा, यानी 1/2। तो फेस वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा, फेस सेंटर में जो एटम है वो पर यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ। फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसे है, फेस में है, तो फेस में वाला, ये फेस वाला इधर बांटेंगे तो एक एटम का कितना होगा, आधा। देखिए ध्यान दीजिए, केवल ये यहाँ पर है, फेस में है, यहाँ पर है, तो इसका ये यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ, सटा हुआ था दोनों फेस में, तो इसको आधा दे देंगे, इसको आधा दे देंगे। क्लियर है। आइए, अब बॉडी सेंटर होता केवल ये क्या होता है, एटम केवल बीच में होता, यानी केवल सेंटर बॉडी यूनिट सेल के कहाँ होता, बीच में। तो ये किसके लिए योगदान कर रहा है, केवल इस यूनिट सेल के लिए, किसी अदर के लिए कॉमन नहीं है। फेस वाला 2 के लिए कॉमन था, कॉर्नर वाला 8 के लिए कॉमन था। अब एज वाला होता तब, यदि यहाँ पर एज हम पर एटम होता है एज सेंटर के लिए, तो एज सेंटर वाला एक एज कितने से सटा हुआ होगा, 4। कैसे, देखिए एक इसके लिए हो गया, यदि एक इसके बगल में रखते 2 हो गया, इसके ऊपर रखते 3 हो गया, इसके ऊपर रखते 4, यानी एज पर यदि एटम है सेंटर में, तो एक बगल वाला 2, इसके ऊपर वाला 3, इसके ऊपर वाला 4। तो एज के सेंटर में जो एटम है वो 4 यूनिट सेल के लिए कॉमन है, फेस वाला 2 के लिए, और बॉडी वाला 1 के लिए, कॉर्नर वाला 8 के लिए। तो आपको यदि बात
क्लियर हो गया तो मैं आपको कैलकुलेशन करना आसानी सिखा सकता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एक बार हम इसको रिटन फॉर्म में बता दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच बॉडी सेंटर एटम, बॉडी सेंटर का एटम में, बॉडी सेंटर में जो एटम है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1 पूरा पूरा करेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर एटम कितना करेगा, मैंने कहा कि 8 कॉर्नर 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन है, तो एक को 8 से डिवाइड कर दी, जितना हिस्सा आएगा, कितना हिस्सा आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेस सेंटर, फेस सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, आधा यानी 1/2। और कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एज सेंटर एटम 1/4, क्योंकि 4 यूनिट सेल के लिए वो कॉमन था। तो आप ये कंट्रीब्यूशन क्या है, पर एटम का है, तो आपको समझ में आ गया। अब हम किसी भी यूनिट सेल के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे सिंपल के लिए। सिंपल में क्या होता है, सिंपल में आपको याद रखना है कि सिंपल वाले में यूनिट सेल में क्या होता है, केवल कॉर्नर एटम होते हैं। और कितने कॉर्नर एटम, 8, 8 से कितना मिलेगा, 1/8। तो नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। टोटल कॉर्नर एटम 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाए, 1 हो जाएगा। अगला है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए क्यूबिक की बात हो रही है तब, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 8 कॉर्नर एटम 1/8 इंटू 8, ये हो जाएगा 1। ये तो ऑलरेडी सब यूनिट सेल में होंगे, चाहे वो किसी टाइप का यूनिट सेल हो, प्रिमिटिव हो जाए तो एक ही होगा, इसके अलावा यदि अलग होगा तो ये कंट्रीब्यूशन सब में एक आएगा ही आएगा। अगला है कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर एटम, यानी कॉर्नर के अलावा कहाँ होता है, एक बॉडी में भी होता है, तो कितना पूरा करेगा, पूरा पूरा करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। क्लियर है, कॉर्नर से एक मिल गया और बॉडी के सेंटर में एक मिल गया, तो 1 1 2। क्लियर है। अगला है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 6 फेस, एक फेस से कितना आता है 1/2, 6 फेस से कितना आएगा 6, तो 2 3 बार में कट जाएगा। और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 8 कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम से देखिए ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, वो हम समझे लिखें या ना लिखें, तो कितना आएगा 1/8 इंटू 8 1। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 4 + 1 = 4, कितना हो गया 4, यानी एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 4। और बॉडी सेंटर में एक कॉर्नर से, एक बॉडी के सेंटर से 2। और सिंपल वाले में केवल कॉर्नर पर था, तो 1/8 ईच कंट्रीब्यूशन, ईच एटम कंट्रीब्यूट 1/8, और नंबर ऑफ एटम कितने थे कॉर्नर एटम पर 8, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला है आपका इंड सेंटर। इंड सेंटर में क्या होता है, केवल 2 फेस के सेंटर में होता है, तो कॉर्नर एटम से कितना मिल जाएगा 1/8 इंटू 8 1, कॉर्नर एटम से 1 मिल गया। अब कंट्रीब्यूशन कितने फेस में है, केवल 2 फेस में, 2 फेस से कितना है एटम आएगा 1/2 इंटू 2, कितना है 1। टोटल नंबर आप कितना हो जाएगा 1 + 1 2। क्लियर है, कॉर्नर से 1 और 2 फेस से कितना आधा आधा 1 यानी 2। क्लियर है, क्लियर है। अगला है एज सेंटर एज सेंटर यूनिट सेल। देखिए ये क्यूबिक जरूरी नहीं कि हो, क्यूबिक नहीं है, तो जब लेंथ एज लेंथ आपस में बराबर नहीं होंगे तो क्यूबिक नहीं होंगे, लेकिन यूनिट सेल तो होंगे ना। अगला है कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर एटम, एक मिल गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ 12 एज, कितने एज होते हैं 12 एज सेंटर एटम, तो 1/4 कंट्रीब्यूशन है एक एटम का, कितने एज हैं 12, 4 3 12, 3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे हो जाएंगे, एक कॉर्नर से 3 एज से, टोटल कितने हो गए 4, तो ये 4 क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, किसके लिए, एज सेंटर यूनिट सेल के लिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गया। यदि वीडियो में कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का भरसक प्रयास करूँगा। और आपका दिन मंगल हो, मैं हो, आप स्वस्थ रहें, यही शुभकामना के साथ, जय हिंद जय भारत।